सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी। हमारे YouTube चैनल शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमें राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण के पिछले वीडियो में हमने राजस्थान एकीकरण का बेसिक परिचय आपको बता दिया है कि कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासतें कहां पर थी, मुस्लिमों की कौन सी थी, राजपूतों की कौन सी थी। ये सारी की सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। फिर इसके बाद में हमने राजस्थान के एकीकरण में प्रमुख प्रधानमंत्रियों की बात की है कि एक सूत्र के माध्यम से हमने पढ़ा था कि कौन सा व्यक्ति राजस्थान एकीकरण के समय किस समय पर यह प्रधानमंत्री था। हमने राज प्रमुख की बात की थी, हमने उद्घाटनकर्ता की बात की थी। अब देखो साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री की बात की थी, तो कई विद्यार्थी उस प्रधानमंत्री को लेकर के देखो हमने पीएम यानी प्रधानमंत्री की बात की थी। हमने ये कहा था कि राजस्थान का एकीकरण था, उस एकीकरण में कौन कौन से प्रधानमंत्री बने थे। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, शोभाराम यानी सोगो मणि को लाल, ये बताया था मैंने, सोगो मणि को लाल, यही बताया था मैंने। अब देखो मैंने आपको यह कहा था शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री ये एकीकरण के समय प्रधानमंत्री बने थे। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं कि यह प्रधानमंत्री होता है। यहां पर क्वेश्चन फंसता है कि जो प्रधानमंत्री होता है, यह प्रधानमंत्री तो भारत का एक ही होता है। भाई बात उसकी भी सही है, परंतु जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस समय 19 तो क्या थी, रियासतें थी। यानी 19 तो मैंने आपको क्या बताई, रियासतें, और मैंने 3 आपको क्या बताए थे, ठिकाने बताए थे, और मैंने एक आपको क्या बताया, केंद्र शासित प्रदेश बताया। मैंने यही बात हुई थी हमारी। अब मैंने आपको यह कहा था कि इन 19 रियासतों को राजस्थान में जब शामिल किया गया उस समय प्रधानमंत्री बने थे। तो ध्यान देना साथियों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ या जब भारत आजाद हुआ उस समय इस संपूर्ण में राजस्थान की बात करता हूं, संपूर्ण राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। यानी राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, उससे अजमेर मेरवाड़ा, यह अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और इसे सी श्रेणी का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि एकीकरण के समय या आजादी के समय राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा था, 20 श्रेणी का दर्जा, और अजमेर मेरवाड़ा को सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। अब देखो होता क्या है कि जब एकीकरण चल रहा था उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था। उस समय राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का पद था नहीं, और उस समय प्रधानमंत्री का पद था। उस समय किसका पद था, प्रधानमंत्री का पद था। फिर मैंने आपको यह कहा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब भारत का संविधान लागू होता है, उस समय राजस्थान में प्रधानमंत्री के पद को हटा करके मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री राजस्थान के 6वें चरण से पहले, यानी 5 चरणों तक राजस्थान में प्रधानमंत्री का पद रहता है, और 6वें चरण से राजस्थान संघ में 6वें चरण में आकर के ये मुख्यमंत्री का पद बन जाता है। फिर इसके बाद में एक राज प्रमुख का पद बताया मैंने। राज प्रमुख का जो पद है, ये राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 ईस्वी में 7वें चरण में राज प्रमुख का पद तो समाप्त हो जाता है और राज्यपाल का पद बन जाता है। तो साथियों, ये प्रधानमंत्री का पद राजस्थान में था, इसमें कोई वो बात ही नहीं है। तो चलो हमें ये देखते हुए राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। अब देखना भाई, अब इस बात को समझना, यहां से तो बात समाप्त हो गई। अब राजस्थान के जो 7 चरण थे, वो 7 चरण हम एक एक चरण को पढ़ते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले राजस्थान के प्रथम चरण की बात करते हैं। राजस्थान एकीकरण है, यह 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अब मुझे बताओ कि इसके एक एक चरण पढ़ेंगे। तो राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण था, इस पहले चरण की दिनांक क्या है, यानी इसकी तारीख क्या है, तो आपको बताना है 18 मार्च 1948 ईस्वी। 18 मार्च
1948 ईस्वी। और इस चरण का नाम क्या रखा गया था? पहले चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य चरण या मत्स्य संघ नाम रखा गया था। इसका क्या नाम रखा गया था साथियों? मत्स्य संघ नाम रखा गया था। फिर इसके बाद में इस चरण में कुल रियासतें कितनी थी वो तो मैं आपको आगे बता देता हूं, आप तो समझना। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? देखो प्रधानमंत्री का पद आ रहा है ना, तो इस एकीकरण का या इस चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताया था, वो सूत्र था सोगोमणि को लाल। तो सो का मतलब यहां पर क्या होगा? शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। इस शोभाराम कुमावत को इस चरण का क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद में मैंने आपको कहा इसमें जो राज प्रमुख था, यह राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ध्यान दें, सॉरी एक बात और बता दूं मैं, इससे एकीकरण में उप प्रधानमंत्री भी बना था। एक क्या बना था? उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो एक व्यक्ति था युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। वह एक व्यक्ति और था गोपीलाल यादव। इन व्यक्तियों को इसका क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर इसके बाद में यहां पर आता है राज प्रमुख से क्वेश्चन। राज प्रमुख से क्वेश्चन आएगा कि इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? आप बताओगे उदयभान सिंह। कौन था साथियों? उदयभान सिंह था। और ये उदयभान सिंह था, ये कहां का शासक था? ये उदयभान सिंह धौलपुर का शासक था। कहां का? धौलपुर का शासक था। इस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है साथियों? राज प्रमुख बनाया जाता है। और इसके बाद में जो उपराज प्रमुख है, क्या है? उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया जाता है? गणेश पाल वासुदेव। ये गणेश पाल वासुदेव करौली का था भाई। कहां का शासक था? यानी ये गणेश पाल करौली का था। इस व्यक्ति को इसका क्या बनाया जाता है? उपराज प्रमुख बनाया जाता है। फिर इसके बाद में इसका उद्घाटन कहां पर किया जाता है? तो इस चरण का उद्घाटन कहां पर किया जाता है? तो आप बताना है अलवर। आपको क्या बताना है? अलवर। तो अलवर में इसका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन बनता है इसका उद्घाटन करता। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मैंने आपको सूत्र बताया था गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन.वी. गोडगिल। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? नरहरि विष्णु गोडगिल, इस व्यक्ति ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और इसके बाद में एक इसकी क्या बनती है? राजधानी बनती है। राजधानी। तो राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया। किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया। दोस्तों इस बात को समझना, मैं राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण की बात करता हूं। इस चरण की दिनांक है 18 मार्च 1948 ईस्वी। और इस चरण का नहीं, संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ नाम था इसका। और इस चरण का पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन बना था? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव को बनाया गया था। इस चरण का राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था, जो धौलपुर का शासक था। और इसका उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव, जो करौली का शासक था। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। और इसका उद्घाटन करता एन.वी. गोडगिल, उसने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। यहां तक बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब मैं दोस्तों इस युगल किशोर चतुर्वेदी की बात करता हूं। इस युगल किशोर चतुर्वेदी ने इस मत्स्य संघ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा
क्या कहा जाता है इसे? इस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल, इसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी है। यहां पर बात हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, और इसके बाद में इसी चरण में और क्या हुआ था वो बात करते हैं, देखना। अब जो मत्स्य संघ था, इस संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ। बात को समझना। इस मत्स्य संघ की एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। इस मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी, यानी इस मत्स्य संघ में कुल रियासत पूछे तो इसमें कुल रियासतें कितनी बतानी है आपको? 4 बतानी है। कितनी बतानी है? 4 बतानी है। वो 4 रियासतें कौन कौन सी है? ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये 4 रियासत थी। ए का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। बी का मतलब यहां पर भरतपुर हो जाएगा, और सी का मतलब है करौली, और डी का मतलब है धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। इन 4 रियासतों को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। प्लस एक क्या था? एक ठिकाना था। वो एक ठिकाना कौन सा था आपको बताना है? निमराना ठिकाना। कौन सा? निमराना। और ये निमराना ठिकाना कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ये निमराना ठिकाना और इन 4 रियासतों को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। दूसरी बात, इस मत्स्य संघ की बात करता हूं मैं। इस मत्स्य जो संघ था, ये मत्स्य संघ था, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? लगभग में 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर इस मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। और इसमें कुल जनसंख्या पूछे तो इसमें कुल जनसंख्या 18.33 लाख, लगभग में 18.33 लाख क्या थी? जनसंख्या थी। और इस मत्स्य संघ में यहां पर बात हो गई, यानी जनसंख्या कितनी थी? 18.33 लाख, और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। और इस मत्स्य संघ की जो वार्षिक आमदनी थी, यानी इसकी जो वार्षिक आय थी, तो इसकी वार्षिक आय 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए बताने हैं आपको। वार्षिक आय इसकी 184 लाख थी, और इसकी जनसंख्या 18.33 लाख थी, और 12,000 वर्ग किलोमीटर में यह मत्स्य संघ था। यह इसकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, यहां तक बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है कि इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? एक व्यक्ति है के एम मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी। इस व्यक्ति ने सिफारिश की, यानी इस व्यक्ति की सिफारिश पर इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया था। एक बात यह बन गई। अब आप कहोगे कि इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? भाई, इन रियासत का नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? इसने सिफारिश कर दी तो क्यों रखा गया? वो बात भी अच्छी है, क्योंकि प्राचीन काल की बात करता हूं मैं। प्राचीन काल में यह जो क्षेत्र आता था, यह मत्स्य जनपद में आता था। क्यों आता था? देखो, मैंने आपको इतिहास में, हम इतिहास में पढ़ेंगे कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर मैंने आपको जनपद बताया, जनपद 16 थे। पुराण, ये पुराणों की संख्या 18 थी। और उपनिषद थे, वो उपनिषद कुल कितने थे? 108, जिनमें प्रमाणित उपनिषद कितने थे? 13 थे। कहने का मतलब वेदों की संख्या 4 थी, वेदांग 6 थे, जनपद 16, पुराण 18 और उपनिषद 108 सबसे, और प्रमाणित उपनिषद कितने थे? 13 थे। अब मैंने आपको कहा कि जो जनपद थे वो जनपद 16 थे, और पुराण कितने थे? 18। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सबसे प्राचीन जनपद भी मत्स्य जनपद था, और सबसे प्राचीन पुराण भी मत्स्य पुराण था। क्वेश्चन बनेगा, सबसे प्राचीन जनपद मत्स्य जनपद, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। तो ये जो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद था, यह क्षेत्र प्राचीन काल में किस में आता था? मत्स्य जनपद में आता था। इसलिए इस व्यक्ति की सिफारिश पर इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ रख दिया गया। यहां तक मेरे हिसाब से
आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में चलेंगे। अब देखना, पहला चरण यहां पर क्या हो गया, समाप्त है। तो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण की बात करेंगे। कौन सा चरण है, दूसरा चरण है, या द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो वही बात है, इस दूसरे चरण में संघ का नाम क्या रखा गया, संघ नाम या संघ का नाम क्या रखा गया। तो वही बात है, इसे पूर्वी राजस्थान कहा गया, पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया, पूर्वी राजस्थान। हालांकि इसे राजस्थान संघ भी कहा गया था, इसे कई किताबों में राजस्थान संघ भी बोला जाता है, तो इसका दूसरा नाम राजस्थान संघ भी था। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो डेट कौन सी है आपको बताना है, 25 मार्च 1948 ईस्वी में इसकी क्या है, दिनांक बताई जाती है। तीसरा क्वेश्चन ये और भी बनता है कि इसका यानी इसका उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन कहां पर किया गया, तो इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था, कोटा दुर्ग में। और ये कोटा दुर्ग कोटा में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसका उद्घाटन करता कौन था, इसका उद्घाटन करता, उद्घाटन किसने किया, सूत्र बताया, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। तो दूसरा कौन होगा, वही व्यक्ति होगा, एन.वी. गोडगिल, एन.वी. गोडगिल। इस व्यक्ति ने इसका क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी किसे बनाया गया, तो अब की बार राजधानी किसे बनाया जाएगा, कोटा को इसकी राजधानी बनाया जाएगा। फिर क्वेश्चन बनता है, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो इसका प्रधानमंत्री सूत्र बताया था मैंने, सोगो मणिको लाल। तो प्रधानमंत्री कौन होगा, गो का मतलब है गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। इस व्यक्ति को इसका क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी प्रधानमंत्री कौन बना, गोकुल लाल असावा। इसका उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो लक्ष्मण सिंह को, लक्ष्मण सिंह। हालांकि कई किताबों में और दूसरा भी दे रखा है, तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का था। इस व्यक्ति को इसका उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इसके बाद में इसका राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, तो अब की बार राज प्रमुख दूसरा व्यक्ति बनकर रहेगा, जिसका नाम है भीम सिंह, भीम सिंह है। और यह भीम सिंह कोटा का शासक था, कोटा शासक। तो कोटा का जो शासक था, इस व्यक्ति को इसका क्या बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है, सॉरी यहां पर मैंने गलत बात बता दी है, यहां पर लिखो उपराज प्रमुख, ये सॉरी, उपराज प्रमुख कौन बनाएगा, लक्ष्मण सिंह को बनाया जाता है। सॉरी गलत हो गए, देखो दोबारा देखो आप, यानी दूसरा चरण था, इसका नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान था। और इसकी तारीख है 25 मार्च 1948 ईस्वी। इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया, उद्घाटनकर्ता एन.वी. गोडगिल था। इसकी राजधानी कोटा थी, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा था, राज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा का शासक था, और उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर का शासक था, इनको बनाया गया था। कई किताबों में लक्ष्मण की जगह दूसरा भी दे रखा है, परंतु इसमें लक्ष्मण सिंह आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, देखो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दूसरे चरण में, दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, इसमें रियासतें कितनी थी, यानी इसमें कुल रियासतें कितनी है, 9 तो इसमें क्या थी, रियासतें। और इसमें ठिकाने कितने थे, एक ठिकाने को मिलाया गया था। तो वो इसकी 9 रियासतें आपको बतानी है। सूत्र बता दूं मैं आपको, इसका एक ही सूत्र है, बाबू की झाड़ू को परसाटो। कहने का मतलब है कि दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, इसमें जो 9 रियासतें वह एक ठिकाना था। इसका सूत्र है बाबू की झाड़ू को परसाटो। सूत्र एक ही है, बाबू की झाड़ू को
परसाटो। तो इसमें मैं बता दूं आपको, बा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। कौन सी रियासत थी, बांसवाड़ा। बू का मतलब है बूंदी, बू का मतलब बूंदी, और की का मतलब है किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है वर्तमान में, अजमेर। और झा का मतलब है झालावाड़, ठीक है। डू का मतलब है डूंगरपुर, डू का मतलब है डूंगरपुर। को का मतलब है कोटा, परे प्रतापगढ़, एक रियासत यह थी। फिर सा का मतलब है शाहपुरा, शाहपुरा रियासत यह भीलवाड़ा में पड़ती है, ये लो। और टो का मतलब है टोंक, टो का मतलब है टोंक। अब देखो इनको इसमें क्या कर दिया, मिला दिया, तो रियासत कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें क्या कर दी, रियासत शामिल कर दी थी। प्लस प्लस एक यहां पर क्या हो जाएगा, ठिकाना। और वो ठिकाना कौन सा था, तो यहां पर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो ठिकाना कौन सा बताना आपको, कुशलगढ़ बताना है। क्या बताना है, कुशलगढ़। ये कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि दूसरे चरण में 9 रियासत प्लस 1 ठिकाने को मिलाया गया था, वो रियासत 9 है, उसका सूत्र है बाबू की झाड़ू को परसाटो। तो ये राजस्थान का क्या हुआ साथियों, दूसरा चरण समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में हम राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण की। तो देखना अब इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होगी। अब राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण आएगा, तीसरा चरण है, तीसरा चरण। तो वही बात, तीसरे चरण में संघ का नाम क्या है, संघ का नाम। तो बताना जरा, इस संघ का नाम क्या होगा आपकी बार, संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। ये लो, संयुक्त राजस्थान हो गया। प्लस दिनांक, कब इसका उद्घाटन किया गया, तो तारीख 18 वही रखनी है, अब की बार 4 का महीना और 1948 ईस्वी। ये लो, 18 अप्रैल 1948 में इस चरण का यानी इसका उद्घाटन किया जाता है। फिर इसके बाद में राजधानी, तो इसकी जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है, अब की बार संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनेगी उदयपुर। कौन सी बनेगी, उदयपुर। इसका उद्घाटन वो किताबों में उदयपुर दे रखा है, उदयपुर में, ठीक। फिर उद्घाटन करता, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, मैंने कहा था गोडगिल चाचा पटेल। तो चाचा का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को यानी इस व्यक्ति ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब इस चरण में राज प्रमुख बनेगा, राज प्रमुख। तो इसका राज प्रमुख कौन बनेगा, अब की बार भूपाल सिंह आ जाएगा, भूपाल सिंह। और यह शासक कहां का था, उदयपुर शासक थे। कहां का शासक है, उदयपुर का शासक है। इसके बाद में उप राज प्रमुख, तो इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, वही व्यक्ति था भीम सिंह है। और ये भीम सिंह कहां का शासक है, कोटा का शासक है, ठीक है। फिर इसके बाद में यानी राजधानी हो गई, उद्घाटन करता हो गई, बात को समझना। पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है, इसका नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान नाम था। और इसके तारीख क्या, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। राजधानी उदयपुर को बनाया गया, उद्घाटन उदयपुर में हुआ था और उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख इसका भूपाल सिंह था, उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री मैंने कहा सोगोमणि को लाल। अब यहां पर मैं का मतलब क्या हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा।
मेवाड़ का थे। तो माणिक्य लाल वर्मा को इसका क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहां तक बात क्या हो जाती है, समाप्त होती है। चलो मैं इसको मिटाता हूं एक बार, आगे समझना। अब तीसरे चरण में 2 क्वेश्चन और बनकर आते हैं कि तीसरे चरण में कुल रियासत कौन सी, इसमें इतना ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ध्यान रखना पूर्वी राजस्थान था, पूर्वी राजस्थान था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उदयपुर को मिलाया जाता है। यानी तीसरे चरण में पूर्वी राजस्थान की जितनी भी रियासतें ठिकाने थे वो प्लस एक उदयपुर को इसमें क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, रियासतें हो गई। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि जवाहरलाल नेहरू था, अब देखो इसको छोड़े एक बार, अब ये भूपाल सिंह था, भूपाल सिंह, ये भूपाल सिंह इसकी बात करते हैं, ये उदयपुर का शासक था। भूपाल सिंह कहां का शासक था, उदयपुर का शासक था। अब भूपाल सिंह क्या करता है, ये राजस्थान में शामिल होने से मना कर देता है, यानी ये एकीकरण में शामिल होने से क्या कर देता, मना कर देता है कि मैं इसे राजस्थान में शामिल नहीं रहूंगा, यानी इस एकीकरण में शामिल नहीं होऊंगा। अब जैसे ये बात कहता है तब इसी मेवाड़ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा क्या करता है, जैसे ही इस भूपाल सिंह ने मना कर दिया तो माणिक्य लाल वर्मा इस भूपाल सिंह का क्या करता है, विरोध करता है और अपने शब्द बोलता है कि भूपाल सिंह यानी मेवाड़ का शासक और उसका प्रधानमंत्री, ये दोनों के दोनों व्यक्ति मेवाड़ की जनसंख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। यानी मेवाड़ में जो 20 लाख की जनसंख्या है, इस 20 लाख की जनसंख्या का भविष्य ये नहीं तय कर सकते। तो यह बात किसने कही, माणिक्य लाल वर्मा ने। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को कहा कि भूपाल सिंह और उसका प्रधानमंत्री दोनों मेवाड़ की 20 लाख की जनसंख्या का भविष्य तय नहीं कर सकते। माणिक्य लाल वर्मा ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यह व्यक्ति इस राजस्थान में शामिल होने से क्या कर देता है, मना कर देता है। अब जैसे यह व्यक्ति बात बोलता है तो पूरी की पूरी मेवाड़ की जनता है वो इस माणिक्य लाल वर्मा के साथ हो जाती है और भूपाल सिंह का क्या करने लग जाती है, विरोध करने लग जाती है। जब यह जनता इसका विरोध करती है तो भूपाल सिंह सीधा जाता है और उस समय रियासत विभाग का जो सचिव था वीपी मेनन, उस वीपी मेनन के साथ यानी पास में जाता है भूपाल सिंह और 3 शर्तें रखता है। कहा जाता है कि वो नहीं गया था, इसका प्रधानमंत्री गया था, लेकिन जो भी गया था, अब भूपाल सिंह ने इस चरण में शामिल होने से पहले कहा कि मेरी 3 शर्त है, अगर वो मेरी 3 शर्त आप पूरी करते हो तो मैं इसमें क्या हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा। तो इसने पहली मांग रखी कि उदयपुर को, इसने पहली मांग क्या रखी कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर को संयुक्त राजस्थान के क्या बनाई जाए, राजधानी बनाई जाए। एक बात कही। दूसरी बात इसने कही कि मैं इस आजीवन तक, इस व्यक्ति ने आजीवन का नाम ले दिया कि आजीवन तक मैं इसका क्या रहूंगा, इन चरणों का क्या रहूंगा, राज प्रमुख रहूंगा। आजीवन तक मैं राज प्रमुख रहूंगा। और इसने कहा कि मेरी 20 लाख रुपए, यानी इसने कहा कि मेरी 20 लाख रुपए क्या रहनी चाहिए, पेंशन रहनी चाहिए। यह बात इसने कह दी। इन शर्तों को मान लिया जाता है और मानने के बाद में उदयपुर को राजधानी बनाया गया, भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और इसे पेंशन भी दी गई थी। अब भूपाल सिंह से अच्छा क्वेश्चन यहां से बनकर आता है कि राजस्थान का वो शासक कौन था, या क्वेश्चन बनेगा एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र विकलांग शासक कौन था, तो आपको बताना है भूपाल सिंह। यानी एकीकरण के समय विकलांग एकमात्र शासक कौन था, भूपाल सिंह था। ये तीसरे चरण की बात यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलो आगे देखो। अब दोस्तों चौथे चरण की बात करते हैं, चतुर्थ चरण, यानी राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण की बात करते हैं। वही बात, संघ का नाम। इस चरण में संघ का नाम क्या रखा गया था, तो पहले तो क्या था, संयुक्त राजस्थान। अब की बार वृहत राजस्थान, इसका नाम क्या हो गया, वृहत राजस्थान।
दूसरी बात तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो सन कितनी रहेगी इसकी? 30 मार्च 1949 ईस्वी। तारीख क्या रहेगी? 30 मार्च 1949 ईस्वी रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर। ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन करता। तो वही बात है, इसका उद्घाटन करता कौन रहेगा यहां पर? तो मैंने सूत्र बताया, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। अब की बार सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करेगा। अब जितने भी एकीकरण होंगे उसका उद्घाटन पटेल ही करेगा। तो उद्घाटन करता कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। राजधानी किसे बनाया जाएगा? राजधानी, तो इसकी राजधानी जयपुर को बनाया जाएगा। किसको? जयपुर को बनाया जाएगा। बन गई। इसके बाद में इसका राज प्रमुख, यह एक बार प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रधानमंत्री सूत्र बताया था मैंने, सोगोमणि को लाल। अब यहां पर प्रधानमंत्री आएगा हीरालाल, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। जयपुर का था ये। फिर इसके बाद में इसका राज प्रमुख। अब देखो यहां पर राज प्रमुख को लेकर बड़ा विवाद, संकट खड़ा हो जाता है यहां पर। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि तीसरे चरण में जो भूपाल सिंह था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आजीवन तक क्या रहूंगा? राज प्रमुख रहूंगा। लेकिन यहां पर जो जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय था, वो अपनी बात पर अड़ गया कि मैं यहां पर क्या बनूंगा? राज प्रमुख बनूंगा। तब विवाद होने के बाद में यहां पर क्या किया जाता है कि जो मान सिंह था, तो कौन था? मान सिंह था। इस मान सिंह दूसरा था भाई, ये मान सिंह कौन है? मान सिंह द्वितीय। तो इस जयपुर का शासक था, जयपुर शासक, ये लो शासक। अब मान सिंह द्वितीय था, इसे क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। और उपराज प्रमुख, तो इसका उपराज प्रमुख कौन रहेगा? वही व्यक्ति रहेगा भीम सिंह, भीम सिंह। कहां का? ये कोटा वाला। अब यहां पर एक नया पद जोड़ा जाता है, महाराज, महाराज या महाराजा प्रमुख। यह नया पद जोड़ा जाता है और वो महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है? भूपाल सिंह को बनाया जाता है। उदयपुर वाला था ये। अब ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन और बनेगा कि राजस्थान का वो कौन सा चरण है, या राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है जिसमें एक नया पद, यानी नया पद महाराज प्रमुख जोड़ा गया था? वो चौथा चरण है। और वो कौन बना था? भूपाल सिंह। तो एकमात्र महाराज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह था। विकलांग भी यही था। तो बात करते हैं चतुर्थ राजस्थान संघ का नाम बृहत राजस्थान। 30 तारीख थी, मार्च का महीना था, 1949 की बात है। उद्घाटन जयपुर में हुआ। उद्घाटन सरदार पटेल ने किया। राजधानी भी जयपुर बनी और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। यहां पर बात समाप्त होती है। ठीक है, अब देखो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 30 मार्च इसमें रियासत कौन कौन सी मिलाई गई थी? रियासतें भाई आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन सी रियासत मिलाई गई थी, प्लस ठिकाना भी मिलेगा यहां पर। तो इसमें क्या होता है कि जो संयुक्त राजस्थान है, जो संयुक्त राजस्थान है, इस संयुक्त राजस्थान में जे का मतलब है जयपुर, जे का मतलब है जैसलमेर, जे का मतलब है जोधपुर और बी का मतलब है बीकानेर। क्या? बीकानेर। यानी इस चतुर्थ चरण में संयुक्त राजस्थान में 4 रियासत को मिलाया जाता है।
JJJB जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इनको मिलाने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, वृहत राजस्थान हो जाता है। ठीक है, प्लस यहां पर एक ठिकाना भी शामिल किया जाता है। यहां पर एक किसको शामिल करते हैं, ठिकाना, और वो ठिकाना क्या रहेगा, लावा ठिकाना रहेगा। अब यहां पर क्वेश्चन फंस गया कि राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, ये लावा ठिकाना सबसे छोटा था। अब आप कहोगे कि ये लावा ठिकाना वर्तमान में कहां पर पड़ता है, भाई लावा ठिकाना वर्तमान में टोंक में पड़ता है। तो आप ये बताओ कि इसे तो दूसरे चरण में शामिल करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, परंतु जब एकीकरण चल रहा था उस समय ये लावा ठिकाना टोंक में न होकर कहां पर था, जयपुर में था। तो लावा ठिकाना पहले जयपुर में होने के कारण इसे दूसरे चरण में शामिल नहीं किया जाता है, इसे चौथे चरण में शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि जयपुर को अब इसमें शामिल कर लिया और जयपुर के साथ ये भी इसमें क्या शामिल हो जाएगा। तो वर्तमान में लावा टोंक, उस समय लावा जयपुर में। तो इस चतुर्थ चरण में इन रियासतों को, इस ठिकाने को संयुक्त राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, देखो दूसरी बात, रियासत की बात हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि 30 मार्च की बात करता हूं मैं। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रतिवर्ष क्या आता है, राजस्थान दिवस आता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों आता है, इसके दो बड़े कारण माने जाते हैं। एक तो इसका कारण यह है कि इस संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी बड़ी रियासत को शामिल कर लिया गया था। भाई राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों को इसमें शामिल कर लिया गया, एक तो इसमें यह बात है। दूसरी बात, आपने विक्रम संवत का नाम सुना, विक्रम संवत। जो विक्रम संवत है, यह विक्रम संवत क्या है, हिंदी का, यानी विक्रम संवत है जो हिंदू धर्म का नया वर्ष है। ये तो कैलेंडर नहीं। अब इसका पहला महीना होता है चैत्र, इसका पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना क्या होता है, फाल्गुन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो विक्रम संवत है इसमें नई साल आती है चैत्र शुक्ला एकम से, चैत्र शुक्ला एकम से। और 30 मार्च 1949 ईस्वी को विक्रम संवत की चैत्र शुक्ला एकम थी और हिंदुओं का नया वर्ष था। इसलिए इस बात को यादगार साबित करने के लिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। दूसरा, 1 नवंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान का स्थापना दिवस आता है। क्या आता है, स्थापना दिवस आता है। अगर 30 मार्च पूछे तो राजस्थान दिवस बताना और 1 नवंबर पूछे तो स्थापना दिवस ही बताना है। यहां पर क्या होगी बात समाप्त। दो छोटी छोटी बात और करते हैं यहां से। इस चौथे चरण में दो छोटी छोटी बात और रहेगी। वो क्या रहेगी, एक समिति थी, उस समिति का नाम था पी, यानी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को, किसको, इस जयपुर को वृहत राजस्थान की क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया जाता है। दूसरी बात, यहां पर मैं बात करूंगा जोधपुर, फिर मैं बात करूंगा बीकानेर, यहां पर बात करूंगा उदयपुर, यहां पर बात करूंगा भरतपुर और यहां पर बात करूंगा मैं कोटा की। समझना, राजस्थान का जो चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है, इसमें जयपुर को तो क्या बना दिया, राजधानी बना दिया गया। और इस चरण में जोधपुर में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही, बीकानेर में शिक्षा विभाग की बात कही गई, उदयपुर में खनिज विभाग की बात हुई और भरतपुर में कृषि विभाग की बात हुई और कोटा में वन विभाग की बात होती है। कोटा में किसकी होती है, वन विभाग की बात होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का वो कौन सा चरण है जिसमें
कोटा को वन विभाग दिया गया, भरतपुर को कृषि विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया। राजस्थान का चौथा चरण जिसे वृहत राजस्थान कहा जाता है। तो ये चौथा चरण भी यहां पर पूरी तरह से क्या हो जाता है साथियों, समाप्त हो जाता है। इसके बाद में राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण आता है। 5वां चरण है, 5वां चरण। अब इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं, वही बात यहां पर जुड़ जाएगी। देखो तो 5वें चरण में संघ का नाम बताना आपको। तो इस संघ का नाम क्या है? तो 5वें चरण में संघ का नाम क्या बताओगे? तो पहले क्या था, वृहत राजस्थान, तो अब आप करोगे संयुक्त वृहत राजस्थान, ये इसका नाम है। तारीख कितनी बतानी है? तो तारीख 15 मई 1949 ईस्वी बतानी है। अब सारा का सारा विवाद वही रहेगा, इसका सारा विवाद वो रहेगा जैसे यहां पर बात है, समाप्त है। अब इसमें होता क्या है कि वही तो इसकी राजधानी है। राजधानी कौन सी है? वो इसकी राजधानी, देखो इसको छोड़ दो एक बार, फिर समझेंगे इसको। अब यहां पर इससे में क्या होता है कि जो वृहत राजस्थान था, यानी इस चरण में यहीं पर बात बता दूं मैं। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान, तारीख थी 15 मई 1949। अब बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या होता है कि जो वृहत राजस्थान था, इस वृहत राजस्थान में मत्स्य, किसको? इस मत्स्य संघ को क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। तो पूछेगा कि वो कौन सा चरण है जिसमें मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया जाता है? 5वां है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। और समिति पूछे तब आप बताओगे शंकर देवराय समिति। तो शंकर, देखो 2 क्वेश्चन बन गए यहां से। एक क्वेश्चन तो मैंने ये कहा कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? KM मुंशी की सिफारिश पर। जबकि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किस समिति की सिफारिश पर किया गया? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। एक बात यह हो गई। अब आगे आपको वो बात ध्यान में रखनी है, इसकी राजधानी भी वही रहेगी, वृहत राजस्थान वाली जयपुर। इसका उद्घाटनकर्ता भी सरदार पटेल रहेगा, इसका राज प्रमुख भी वही रहेगा, मान सिंह द्वितीय, और इसका उपराज प्रमुख भी वही रहेगा, भीम सिंह। इसका महाराजा प्रमुख भी वही रहेगा, भूपाल सिंह। यानी सारा का सारा मैटर भी वो कब रहेगा, उद्घाटन स्थान भी वही रहेगा। इसमें 5वें चरण में याद क्या रखना है? एक तो इसका नाम याद रखना, संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया, इसकी दिनांक याद रखनी है, और इसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। कौन सी समिति? शंकर देवराय समिति। और बाकी सारा का सारा मैटर पहले वाला ही रहेगा, कौन सा? वृहत राजस्थान वाला। ठीक है, तो ये राजस्थान का 5वां चरण यहां पर क्या बता दिया मैंने? पूरा बता दिया है। देखो अब ये 5वां चरण आ गया, 2 चरण और बच गए। और 6वें चरण की बात करते हैं। छठा चरण, ये लो वही बात, इसका नाम, संघ का नाम। तो 6वें चरण में संघ का नाम क्या बताओगे आप? तो राजस्थान संघ बताना आपको, राजस्थान संघ बताना है। तारीख, दिनांक, तो इसकी दिनांक रहेगी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्वेश्चन और बनेगा कि इसमें रियासत क्या क्या शामिल है, यानी इसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो इसमें इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो संयुक्त वृहत राजस्थान था, इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही को शामिल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल किया जाता है? सिरोही को। आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही को इसमें क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। किसमें? 6वें चरण में। अब इसके बाद में
सारी की सारी बातें वही रहेगी। कौन सी रहेगी? इसकी राजधानी भी जयपुर रहेगी, उद्घाटन भी जयपुर ही रहेगा, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री कौन रहेगा? वही रहेगा, हीरालाल शास्त्री रहेगा। और इसका राज प्रमुख कौन रहेगा? वही व्यक्ति रहेगा। कौन रहेगा? मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख भी वही रहेगा, भीम सिंह है। अब यहां पर महाराजा प्रमुख भी भूपाल सिंह रहेगा। परंतु इस चरण में एक नया काम होता है। इसमें क्या होता है? जो प्रधानमंत्री है, भाई प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री। मेरी बात को समझ रहे एक बार? तो इसमें एक नई बात जोड़ी जाती है कि जो छठवां चरण है, इसमें प्रधानमंत्री को तो क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद जोड़ दिया जाता है। अब आप कहोगे कि बात ये क्यों जोड़ा, यानी प्रधानमंत्री के पद को क्यों हटाया? क्योंकि आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसलिए भारत को एक रखने के लिए प्रधानमंत्री एक ही रखना आवश्यक था। इसलिए राजस्थान में इस प्रधानमंत्री के पद को, जो पहले कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री यहां पर समाप्त होगा और अब सीएम का पद जुड़ जाएगा। और सीएम किसे बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को। तो यहां से क्वेश्चन बना दो कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री या लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल, जो दौसा का था। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? जयनारायण व्यास था, जो जोधपुर का शासक था, जोधपुर का व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? मोहनलाल सुखाड़िया, और दूसरे नंबर पर भैरू सिंह शेखावत था। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तब आपको बताना है हीरालाल देवीपुरा। पहला तो पूछे हीरालाल शास्त्री और सबसे कम पूछे तो हीरालाल देवीपुरा। राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन था? जगन्नाथ पहाड़िया बताना है। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वो कौन बनी है? वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे। इसका निर्वाचन स्थल झालावाड़ जिले की झालरापाटन तहसील है, और इस झालरापाटन तहसील को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत का जो निर्वाचन स्थल है वो जोधपुर जिले की सरदारपुरा तहसील माना जाता है। ठीक है, तो इस छठवें चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद बनाया जाता है। एक इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसी छठवें चरण में राजस्थान का विधिवत रूप से नाम लिया गया था। मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, पूर्वी राजस्थान, एक तो पहला चरण, मैंने एक तो दूसरा चरण बताया आपको कि मैंने कहा कि राजस्थान का नाम कौन से चरण में राजस्थान लिया गया पहली बार? दूसरे चरण में, जो पूर्वी राजस्थान था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम लिया गया था, आपको बताना है छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, और समिति पूछ ले तो वही समिति बतानी, सत्यनारायण राव समिति। तो छठवां चरण समाप्त होता है यहां पर, और सातवां चरण और अंतिम चरण शुरू करते हैं। तो सातवां चरण अंतिम चरण है। इसमें संघ का नाम, तो संघ का नाम आपको बताना वर्तमान राजस्थान, जो वर्तमान में राजस्थान है ना, यह संघ का नाम हो जाता है। एक बात, दूसरी बात, तारीख, इसका उद्घाटन कब किया जाता है? 1 नवंबर, तारीख क्या रहेगी? 1 नवंबर 1956 ईस्वी। फिर इसके बाद में इसमें रियासतें, तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान संघ। इसमें किसको शामिल किया जाता है? इसमें एक तो आबू देलवाड़ा, सिरोही वाला क्षेत्र ना, आबू देलवाड़ा, यह शामिल किया जाता है इसमें।
प्लस अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, इस अजमेर मेरवाड़ा को इसमें क्या कर दिया, शामिल। तो 7वें चरण में जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ में एक तो आबू देलवाड़ा को शामिल किया जाता है, एक अजमेर मेरवाड़ा, इन दोनों को शामिल कर लिया जाता है और इसका नाम हो जाता है वर्तमान राजस्थान। दूसरी बात ध्यान देना साथियों, यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था पहले और इसकी अलग से विधानसभा थी पहले। इसमें विधानसभा की कुल 30 सीट थी और इसमें कुल 160 सीट थी। और जैसे ही अजमेर मेरवाड़ा को इसमें शामिल किया जाता है और इस दिन राजस्थान में विधानसभा की 190 सीट हो जाती है, जबकि वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है और राजस्थान का जनघनत्व भी वर्तमान में 200 है। यानी जनघनत्व भी कितना है, 200 है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और विधानसभा की सीट भी कितनी है, 200 है। और ये कब बनी थी, इस 7वें चरण में इन अजमेर मेरवाड़ा को शामिल करने के बाद में। चलो आगे देखो। दूसरी बात, इसी 7वें चरण में एक बड़ी बात क्या होती है कि जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, इस मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बात करते हैं। मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील, कौन सी, मानपुरा तहसील, ये लो। इस मानपुरा तहसील को तो कहां पर शामिल किया जाता है, राजस्थान में शामिल किया जाता है। कहां पर शामिल किया जाता है, राजस्थान में। जबकि राजस्थान का जो झालावाड़ है, यानी वो झालावाड़ है और इस झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र है। और ये सिरोंज क्षेत्र किसको दिया जाता है, मध्य प्रदेश को दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का वो कौन सा चरण है जिसमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, मानपुरा तहसील का। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बना कि इस 7वें चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा क्षेत्र था, सॉरी उस क्षेत्र का नाम क्या था, सुनील टप्पा। ये सुनील टप्पा क्षेत्र था, ये तो राजस्थान को दिया जाता है। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, यह मध्य प्रदेश को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अंतिम बात रह गई हमारी, वो अंतिम बात मैं आपको और बता देता हूं। देखो अंतिम क्वेश्चन क्या बन गया कि इस चरण में अब तक आपने राज प्रमुख का नाम सुना, राज प्रमुख चल रहा है और इसमें महाराज प्रमुख चल रहा है। तो राज प्रमुख है और महाराज प्रमुख है, इन दोनों पदों को यहां पर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और इनकी जगह नया पद बनता है राज्यपाल। क्या बनता है साथियों, राज्यपाल बनता है। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का वो कौन सा चरण है जिसमें राज प्रमुख है वह महाराज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद बनाया गया, वो कौन सा चरण है, 7वां चरण है। कौन सा चरण है, वो 7वां चरण है। अब अतः इस 7वें चरण में राजस्थान का जो राज्यपाल बना वो व्यक्ति था गुरुमुखी निहाल सिंह। गुरुमुखी निहाल सिंह, साथियों ये गुरुमुख निहाल सिंह पंजाब का व्यक्ति था। अब आप कहोगे यहां पर कि राज्यपाल पंजाब का व्यक्ति क्यों रहा, राजस्थान का क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस राज्य का कोई राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो सकता। इसलिए यह पंजाब का व्यक्ति गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को क्या बनता है, राज्यपाल बनता है। और इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। साथियों इस प्रकार से राजस्थान के 7 चरण और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। और अब आप मुझे इजाजत दो, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि जो बाकी अन्य लोग हैं उनको भी इसमें, यानी वो लोग भी इसको देख सके। फिर हमें दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।